समीकरण को हमने नॉर्मल मेथड से सॉल्व किया था। अब जो गति के समीकरण है उनको हमें कैलकुलस मेथड से सॉल्व करते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको हम कैलकुलस मेथड से कैसे फाइंड कर पाएंगे। अब आपको पता है, अभी हम प्रूव कर चुके हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। फिर फाइनली थर्ड इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब यदि हमने यहाँ पे इस्तेमाल माना तो यहाँ पे भी मान लें ताकि कोई दिक्कत ना हो, ताकि समझ में आए कि जो ऐसे वो डिस्प्लेसमेंट को ही शो कर रहा है। ठीक है, अब हमने अभी बेसिकली नॉर्मल मेथड से इसको सॉल्व किया था। आपको पता है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सीलरेशन, t इज टाइम एंड s इज डिस्प्लेसमेंट। मतलब v जो है वो फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग है, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण, t क्या है टाइम, s क्या है डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। ठीक है, अब हम अपन इसको क्या करना है, कैलकुलस मेथड से सॉल्व करना है। अभी हमने नॉर्मल मेथड सॉल्व कर लिया मैथमेटिकल मेथड से, अब इसका किसको मतलब कैलकुलस मेथड से इसको सॉल्व करना, कैसे हम सॉल्व करेंगे देख लीजिए। ठीक है, हमने माना कि किसी समय t इज इक्वल टू 0 पर कोई वस्तु विरामावस्था में है। ठीक है, वो एक समान त्वरण a से गतिशील है, t टाइम पश्चात तक t समय बाद उसका वेग v हो जाए। ठीक है, हमें मान के क्या चलना है, हमने माना कि t इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तब t इज इक्वल टू 0 पर उसके वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण से। ठीक है, तो फर्स्ट नियम का नियम देख लीजिए। फर्स्ट ला क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at का। तो ये आप देखें द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। मतलब वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। तो त्वरण a इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, dv अपॉन dt। अब यदि हम dt को इधर ट्रांसफर कर दें तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a dt। इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट दे दिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन का मतलब जो एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन a इक्वल टू dv अपॉन dt, क्योंकि हम कैलकुलस मेथड सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यदि मैं नॉर्मल मेथड सॉल्व करता तब भी वहाँ मैं त्वरण के डेफिनेशन से ही इसको सॉल्व करता था, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो त्वरण की डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। अब हमने क्या किया, dv को और dt को ट्रांसफर किया, dv इज इक्वल टू a dt। हमने दे दिया इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसका बोथ साइड, मतलब दोनों साइड हम क्या करें, दोनों साइड इसको समाकलन करें। मतलब नाउ इंटीग्रेटिंग ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब आप लिख सकते हैं समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर आप क्या पाएंगे, आपको मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dv एंड इंटीग्रेशन ऑफ a dt। तो आप देख लें, आप लिख पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। अब आप dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, v मिलेगा। अब यहाँ से आप देखो dt का इंटीग्रेशन, तो a चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, तो बचा क्या, अपने पास dt बचा, तो v इज इक्वल टू t का क्या होगा, at, t का t हो जाएगा, प्लस आपको क्या मिलता है, एक समाकलनीयतांक, जिसको हम जो यहाँ पे c मिला उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट, समाकलन नियतांक। ठीक है, ये कहाँ पे डिपेंड करता है, ये अपने लिए यहाँ पे टाइमिंग पे डिपेंड करेगा कि टाइमिंग कितनी है। ठीक है, मतलब जो समाकलन नियतांक है वो कहाँ पे, मतलब सीमाओं पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यदि हमने शुरू पे ही स्टार्टिंग पे बताया था कि t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे ही हम डिफाइन करते थे। t इज इक्वल टू 0 मतलब टेकन टाइम कुछ भी नहीं है। यदि टेकन टाइम कुछ भी नहीं है तो मतलब वस्तु कहाँ है, एट रेस्ट पे है। अभी रेस्ट पे है तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या काउंट की जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, प्रारंभिक वेग। ठीक है, हमने क्या किया, t इज इक्वल टू 0 पर फाइंड करी है। ठीक है, जो शर्त, मतलब यदि आप सोचें तो समाकलन कांस्टेंट c है वो शर्त पे डिपेंड करता है, लिमिट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, अब यदि हमने क्या कहा t इक्वल 0, तो यदि t इक्वल 0 तो सिमिलर है, जब टेकन टाइम नहीं है तो एट दैट कंडीशन इस स्थिति में जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू u हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख लें, जब हमने v इज इक्वल टू u रखी और t इज इक्वल टू 0, यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दूं तो आप देखें v के लिए मैं क्या रख सकता हूँ, u
इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी, ये पूरा 0 हो गया, u इज इक्वल टू कितना आ गया c। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो c की वैल्यू है वो कहाँ पे उठा के रखना है, इक्वेशन नंबर सेकंड पे। हमें क्या करना है, c के मान को समीकरण 2 में रखने पर जैसे सी के मान को वहां पे पुट किया, तब आप देख लो सी के मान को हमने उठा के यहाँ पे रखा तो u इज इक्वल टू सी। ठीक है, मतलब यहाँ पे सी की जगह आप u रख सकते हो, तो v बराबर क्या आ जाएगा, u प्लस 80। यही क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बाई कैलकुलस मेथड आपने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लें, v इज इक्वल टू u प्लस 80 बाई डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। त्वरण के परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू dv अपॉन dt। अब मैं इसको dt को ट्रांसफर करूँ, dv इक्वल टू a dt। हमने बोथ साइड क्या किया, इंटीग्रल कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो बाई इंटीग्रेशन हमें क्या प्राप्त हुआ, b इक्वल टू 80 प्लस c। अब क्योंकि हमने समय और जो उसकी कंडीशंस है वो बताई थी t इज इक्वल टू 0 पर, तो t इज इक्वल टू 0 यदि है तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है, मतलब टेकन टाइम नहीं है, 0 टाइमिंग पे है, तो सीधा सा मतलब कि आप वहां से इनिशियली आप स्टार्ट कर रहे हो, यदि स्टार्ट कर रहे हो तो एट दैट टाइम आप काउंट कर सकते हो क्या, इनिशियल वेलोसिटी। तो मतलब ये जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी जगह में आप क्या रख सकते हो, u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। अब आप इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो v की जगह में क्या, u। अब चूंकि a और जो t है वो 0, तो इसके 0 चलती सारी चीजें 0, तो बचा क्या, u इज इक्वल टू c। हमने c की जगह में चूंकि c इज इक्वल क्या है, u, तो हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में वैल्यू रखी, तो v इज इक्वल टू u प्लस kt। यही क्या इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द कैलकुलस मेथड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशंस आप मान लीजिए सपोज दैट आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, एक्सीलरेशन दिया है, टाइमिंग ऑफ फाइनल वेलोसिटी प्राप्त कर सकते हो। फाइनल नहीं दिया हुआ है, इनिशियल कोई टर्म्स गैप कर दिया जाए, अब सपोज दैट आपको दे दिया जाए वेग परिवर्तन की दर दे दिया जाए, मतलब dv अपॉन dt के टर्म्स में दे दिया जाए, इसका बेनिफिट क्या है वो आप देख लें। नॉर्मली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप बेसिकली सॉल्व करते हैं, पर यदि मान लीजिए ऐसे इसकी जरूरत क्या है, ऐसे टर्म्स में मान लीजिए आपको वेग में परिवर्तन की दर दी गया, तो फाइनली आपको पता है इस तरह नहीं दिया गया, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है उस टाइप से दिया गया, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आप देखते हैं सेकंड, देख लो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, अर्थात क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का निगमन। ठीक है, हमने माना कि प्रारंभ में, मतलब प्रारंभ के मतलब क्या, t इज इक्वल टू 0 पर, कहाँ पर, t इज इक्वल टू 0 पर हमने माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर प्रारंभिक वेग क्या है, u। ठीक है, अब यदि वो टाइम टेकन किया, सपोज दैट उसने टाइम लिया t, तो t समय पश्चात उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। हमने माना कि t समय पश्चात उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, a, जो एक समान त्वरण a से गतिशील है। ठीक है, अब t समय पश्चात जो उसका विस्थापन है वो क्या होता है, t इज इक्वल टू 0 पर जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब आपको जो लिमिट्स हैं वो आप देख लीजिए। हमने कहा कि t इज इक्वल टू 0 यदि है, t इज इक्वल टू 0, यदि t इज इक्वल टू 0 तो सिमिलर, मतलब जो t इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी u। अब यदि यही t समय लेता है तो t समय पश्चात इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v। ठीक है, जो एक समान त्वरण स्मॉल a से गतिशील है। अब हमने माना कि t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति है वो x0 है। अब t इज इक्वल टू t पर हमने मान लिया कि थोड़ा सा समय लिया तो कुछ न कुछ तो उसमें विस्थापन हुआ होगा, कुछ न कुछ तो वेलोसिटी हुई होगी, तो उस कंडीशन पे हमने उसकी स्थिति क्या मान ली कि x मान ली। तब आप देख लें, तब जो वेलोसिटी होता है, वेग होता है, उसके डेफिनेशन से, तो वेग v इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, dx अपॉन dt, जहाँ जो x है वो मैं विस्थापन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब यदि हमने कहा कि t इज इक्वल टू 0 पे है तो पॉइंट यहाँ पे था, यदि हमने कहा t समय लिया तो पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया, तो t इज इक्वल टू 0 के लिए हमने x0 माना है, और जब उसने टाइम टेकन किया तो वहाँ पे उसकी जो पोजीशन थी, स्थिति थी, वो मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ उस पॉइंट का, और वो पहुंच गई कहाँ पे, x पे पहुंच गई। ठीक है, हमने माना कि v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, विस्थापन बटे समय, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टेकन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, मतलब वेग बराबर क्या, dx अपॉन dt आप लिख सकते हो। तो यदि आप देखो
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू v और dt, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब यदि मैं मेरे को पता है चूंकि गति के प्रथम समीकरण से, कहाँ से, गति के प्रथम समीकरण से मैं प्रूव कर चुका हूँ v बराबर u प्लस at होता है। ठीक है। तो हमने v की जगह में वैल्यू रख ली, तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया, u प्लस at इंटू dt, इक्वेशन नंबर हमने इसको दे दिया क्या, सेकेंड। ठीक है। तो ये कि फिर इसको और सॉल्व करके फिर हम दे सकते हैं, तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u dt प्लस at डॉट dt, इस पे इक्वेशन नंबर हमने सेकेंड दे दिया। अब हमने क्या करना कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समीकरण 2 का दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जैसे हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो आप देख लें, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ at डॉट dt। ठीक है। अब आप देख लो इंटीग्रेशन ऑफ at डॉट dt। अब यहाँ से u कांस्टेंट, u बाहर, यहाँ से a कांस्टेंट, a बाहर। तो आप देख लें यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx का x और u बाहर, तो u और dt का क्या होगा, t, तो ut प्लस यहाँ से आप देखो a बाहर, t बस बचा, तो a यदि बाहर चला गया तो t बस बचा, तो t और dt, तो t और dt क्या जाएगा, मतलब 1/2 at स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n डॉट dx इज इक्वल टू क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 at स्क्वायर। ठीक है। तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ठीक है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट मतलब समाकलन नियतांक होता है। ठीक है। हमने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे at डॉट dt, तो यदि हम बाहर कर रहे तो क्या होता है, t डॉट dt, मतलब फार्मूला क्या होता है, x पावर n dx। तो x चूंकि t की पावर 1 थी, 1 प्लस 1, तो t का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इंटू 1/2 हमने बाहर कर दिया, 1/2 और 80 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब चूंकि जो c क्या है, समाकलन नियतांक है, तो उसका मान समय, सीमा और शर्त पर डिपेंड करता है। तो जो हमने चूंकि टेन किया है, वो क्या किया है कि t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर जो स्थिति होगी वो क्या हो जाएगी, x0 हो जाएगी। t इज इक्वल टू की जो कंडीशन होगी x, वो क्या हो जाएगी, x0 हो जाएगी। ठीक है। तो हम यदि इनकी वैल्यू यहाँ पे रखें तो x क्या हो जाएगा, x0। क्यों, क्योंकि हम t इज इक्वल टू 0 पे निकाल रहे हैं। t इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल कंडीशन पे हमने क्या माना है, x0 माना है। ठीक है। x0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इंटू 0, क्योंकि t 0 है, प्लस 1/2 t भी कितना है, 0 है, प्लस c, ये पूरे स्टेप 0, तो x इज इक्वल टू क्या बचा, c। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो c की वैल्यू है वो समीकरण 3 पे रखने पर। ठीक है। c की वैल्यू को, c के मान को समीकरण 3 में रखने पर, जैसे ही हमने वैल्यू पुट करी तो क्या आ गया, c की जगह में क्या आ गया, x0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी x इज इक्वल टू कितना आ गया, ut, x इज इक्वल टू ut, और क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 at स्क्वायर, प्लस c की जगह में क्या आ जाएगा, x0। अब x0 को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, इस पक्ष में कर दिया, तो क्या लिखेंगे हम, x माइनस x0, इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब x माइनस x0 क्या है, एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, ये मान लीजिए हमने मान लिया कि ये दो पॉइंट्स हैं, यहाँ t इक्वल टू 0 था, तो ये कितना था, x। अब t इक्वल टू t पर कितना मान लिया, सपोज दैट ये x0, ये x,
ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक प्रकार डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन। तो इसको हम क्या रख सकते हैं, एस। तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको हम देख लेना, ये चूंकि x माइनस एक्स जीरो क्या विस्थापन, तो यहाँ पे आ जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यही क्या है हमारा गति का दूसरा समीकरण, मतलब कैलकुलस मेथड पे ये क्या है, गति का दूसरा समीकरण। ठीक है, अब आप देख रहे हैं गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, आप देख लीजिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का निगमन। ठीक है, हमने मान लिया कि माना कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। ठीक है, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा उसकी जो स्थिति है वो x है। मतलब आपको समझना है कि t इज इक्वल टू 0 है तो वेग उसका u है तथा स्थिति क्या हो गई, x0। हमने माना कि जब t इक्वल टू टी समय लिया तो उसका वेग v हो गया और स्थिति क्या हो गई, x हो गई, और वो x समांतर a से गतिशील है। अब चूंकि x और x0 स्थित, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को। ठीक है, कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन हुआ। ठीक है, तब आप देख लें त्वरण की परिभाषा से, तो विद द डिफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, dv अपॉन dt। ठीक है, अब चेन रूल से मैं क्या लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू dv अपॉन dx डॉट dx अपॉन dt। यदि आप देख लें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो dv अपॉन dt ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये चेन रूल होता है इंटीग्रल करने का। ठीक है, अब अगली स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू, चूंकि dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt को भी हमने क्या लिखा, चूंकि वेलोसिटी होता है dx अपॉन dt, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं dv अपॉन dt, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं v, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होता है v। ठीक है, वेग की परिभाषा होती है कि विस्थापन बटे समय। ठीक है, अब ये क्या हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं dx। ठीक है, तो dx इधर, चूंकि dx था यहाँ पे, dx इधर हमने ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या आ गया, a dx इज इक्वल टू v डॉट dv, v डॉट dv। तो यदि हम यहाँ पे लिख दें v डॉट dv इज इक्वल टू a dx। ठीक है, अब हम इसको क्या करना है, दोनों पक्षों पे इंटीग्रल कर दें। ठीक है, दोनों पक्षों पे इंटीग्रल क्या करना होगा, जो इसके अंदर लिमिट बता रखी है, t इज इक्वल टू 0 पर प्रारंभिक वेग, तो t इक्वल टू 2 पर v, मतलब जो वेलोसिटी है उसकी जो लिमिट होगी वो कहाँ से आएगी, अंतिम से प्रारंभिक तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जिसको हम क्या सकते हैं, अपर लिमिट, सॉरी, मतलब जिसकी लिमिट होगी वो क्या जाएगी, प्रारंभिक वेग u से अंतिम वेग v तक। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, v डॉट dv इज इक्वल टू, जो यहाँ पे x है उसकी लिमिट कहाँ से आएगी, x0 टू x, x0 टू x, मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ a dx, इंटीग्रल ऑफ a dx, और जो इसकी लिमिट होगी वो कहाँ तक जाएगी, x0 टू x तक, x0 टू x तक। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2। अभी हम फार्मूला बता चुके हैं सेकेंड इक्वेशन में, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, u से v। अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a और x और x0 टू x। क्यों ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रल किया हमने, तो आप देख लो इंटीग्रल करने से v dv था, क्योंकि आपको पता है x टू द पावर n, तो x टू द पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये कितना हो गया, v टू द पावर 1 तो 1 प्लस n v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और जो लिमिट थी वो कितनी हो गई, u टू v। सिमिलरली हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का लिमिट सॉल्व करना है। तो लिमिट सॉल्व करने की तरीका होता है, वो क्या होता है कि हम अपर लिमिट में लोअर लिमिट को घटाते हैं, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अपर लिमिट हम माइनस लोअर लिमिट हमने किया, तो अपर लिमिट भी, ठीक है, और लोअर लिमिट u, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, क्यों,
क्योंकि अपर लिमिट भी लोअर लिमिट ही इन टर्म्स ऑफ v स्क्वायर टर्म्स में हमें इन दोनों लिमिट को सॉल्व करना है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। अब अगले स्टेप में हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप देख लें, क्योंकि ax एक कांस्टेंट है, a बाहर चला जाएगा तो बचा x टर्म में इसको आप घटाना है, तो ये क्या हो जाएगा, आप देख लें, a बाहर चला गया तो इसको हम लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x माइनस एक्स जीरो। अब आपको पता है कि x माइनस एक्स जीरो क्या होता है, आपको पता है कि x माइनस एक्स जीरो इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन s को आपने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू अपॉन 2 इज इक्वल टू a, और ये क्या हो जाएगा s, ठीक है। अब आप उसको उधर ले जाइए, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर पे इधर ले जाइए, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यही क्या है, गति का तीसरा समीकरण, मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही क्या है कैलकुलस में इक्वेशन। इनकी सहायता से आप वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टेकन, एक्सेलरेशंस और डिस्प्लेसमेंट सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एक समान त्वरित गति में यदि है, अब एक समान त्वरित गति हम बता चुके हैं, ठीक है। आप इनकी सहायता से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ये कैलकुलस मेथड से, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है।